हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस प्रकार से आयात शुल्क में वृद्धि की गई थी उसके बारे में बात करी थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात में 1919 के अधिनियम के दौरान कुछ ऐसे प्रावधान उसमें रखे गए थे जिसके आधार पर यह निश्चित किया गया था कि वित्तीय स्वायत्तता एक समझौता किया जाएगा। और 1919 के अधिनियम में एक भाग में वित्तीय स्वायत्तता समझौते का प्रावधान रखा गया और उसकी कुछ शर्तें भी लागू करी गईं। इसके अनुसार यदि भारतीय सरकार और केंद्रीय असेंबली में भारत में शुल्क लगाने के संबंध में संरक्षण की नीति लागू करने की सहमति हो जाती है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए जब भारत सरकार ने केंद्रीय विधानसभा की सहमति प्राप्त करके लोहे और इस्पात पर संरक्षण की नीति लागू करने का प्रस्ताव किया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह बताते हुए कि इसमें इससे इंग्लैंड में लोहे और इस्पात के निर्यात का 2/5 भाग प्रभावित होगा। फिर भी हमारे को इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया था। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साथ में यह और लिख कर के भेजा कि भारत सरकार की आयात शुल्क नीति इंग्लैंड के व्यापार के लिए प्रतिकूल सिद्ध होती है तो भी हम इस पर कोई भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यह निर्णय उन्होंने अपने लिए निश्चित ले भी लिया था। तो हम देखते हैं कि 1919 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था और उसके समाप्त होने के बीच में जो 7.5% दर में परिवर्तन हुआ था आयात शुल्क में, वह प्रतिरोध व्यापारियों की तरफ से प्रतिरोध भी किया गया था परंतु उसको लागू करा गया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारतीय वित्तीय कमीशन एक नियुक्त किया गया था और उसने 1921 में अपनी सिफारिशें दी थीं और इसकी सिफारिशों के अनुरूप अब शुल्क की आम दर 11% यानी कि जो 7.5% थी वह बढ़ा करके 11% कर दी गई थी। इसका विरोध केंद्रीय विधानसभा में किया गया था क्योंकि इससे होने वाली आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग जो था वह रक्षा विभाग के खर्चे के लिए जाना था। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योगपति और व्यापारी अनेक वस्तुओं को संरक्षण देने की मांग भी कर रहे थे। अगर वे संरक्षण देते हैं तो उनके शुल्क दर में कमी हो सकती थी। अतएव 1921 में संरक्षण की नीति पर विचार करते हुए भारतीय वित्तीय आयोग ने यानी कि जो फिस्कल कमीशन बैठा था उसको नियुक्त किया गया। इस आयोग में 2 सदस्य भारतीय रहे थे और बाकी सदस्य सारे अंग्रेज थे। इसने यह निश्चित किया कि ऐसे उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए जिनको प्रकृति से ही कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता है। संरक्षण मिलने के बाद फिर उनका तेज़ी से विकास होगा क्योंकि हमारे को नेचुरल रिसोर्सेज में ही वह ओर के रूप में प्राप्त हो रहा है, कच्चे माल के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो उसको संरक्षण देने की सिफारिश की गई और उसका फिर तेज़ी से विकास करने की भी सिफारिश की गई। इसलिए यह माना गया कि उन्हें थोड़े समय के लिए ही संरक्षण की आवश्यकता होगी क्योंकि जब उसका विकास हो जाएगा तो संरक्षण की कतई भी ज़रूरत नहीं है।
आयोग के अनुसार इस प्रकार की नीति पालन करने से काफ़ी वर्षों तक भारत में ऐसे उत्पादित माल के सीधे साधे तरीकों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा जिनमें इंग्लैंड का मामूली हित हो। यानी कि इंग्लैंड के हितों को यहाँ पर भी ध्यान दिया गया था और उन्हीं उद्योगों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया जिससे इंग्लैंड को फ़ायदा होता हो। 1923 में हम देखते हैं कि फिर वापस एक टैरिफ बोर्ड की नियुक्ति की गई थी। इसका जो कार्य था वह विभिन्न उद्योगों द्वारा संरक्षण के लिए दिए गए निवेदनों पर विचार करना, क्योंकि हर उभरते हुए जितने भी उद्योग थे वे चाहते थे कि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। 1929 से लेकर के 31 के मध्य इस बोर्ड ने इस्पात, सूती वस्त्र, रेशम, कागज़, चीनी, चांदी के धागे, तार, मैग्नीज, क्लोराइड, रासायनिक पदार्थ और माचिस जैसे उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। इन 9 उद्योगों के अतिरिक्त सीमेंट, शीशा तथा ऊनी वस्त्र के जो निर्माता थे उनको भी संरक्षण देने की मांग की गई, किंतु उनकी इस मांग को अभी नहीं माना गया। भारत सरकार की इस नीति को भारतीयों ने पक्षपातपूर्ण बताया। अगरकर ने उस समय लिखा कि ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के कारण संरक्षण प्रदान करने की शर्तें काफ़ी कठोर थीं और जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया उनमें से कुछ उद्योग जो थे वे ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में थे। इसलिए अंग्रेज़ों का रुख जो था वह ब्रिटिश उद्योगों को ही संरक्षण देने का था या ब्रिटिश कंपनियों को ही लाभ पहुंचाना था। हालांकि इंग्लैंड ने इसका विरोध भी किया और इसको गलत भी बताया और कहा गया कि टैरिफ बोर्ड ने उद्योगों के संरक्षण देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई थी वह ठीक नहीं थी। उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है। भारत सरकार के बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए 1930 और 31 में शुल्क वापस से बढ़ाया गया। अक्टूबर 1931 में भारतीय सूती माल पर 25% शुल्क लगाया गया। 1932 में ब्रिटिश सूती माल के अतिरिक्त अन्य पर 50% तक शुल्क था, जो शीघ्र ही 75% कर दिया गया। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के भी शुल्क दर बढ़ा दी गई थी। यानी कि धीरे धीरे अपने फ़ायदे को देखते हुए अंग्रेज़ों ने शुल्क जो है वह निरंतर ही बढ़ाते गए थे। पहले 25% करा और फिर वहीं उस शुल्क को अतिरिक्त अन्य ब्रिटिश के जो सूती माल जो था उसके अतिरिक्त अन्य जितनी भी और वस्त्र या और जो भी धागे और सब होते थे उन पर 50% तक का शुल्क कर दिया गया। इसके पश्चात ओटावा सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया था वह निर्णय भारतीय वित्तीय कमीशन ने इसके पश्चात एक सम्मेलन बैठाया गया था, ओटावा सम्मेलन, और उस सम्मेलन ने भारतीय वित्तीय कमीशन के निर्णयों को किस प्रकार से प्रभावित किया हम इस पर बात करेंगे। तो भारतीय वित्तीय कमीशन ने ब्रिटिश साम्राज्य के देशों से आयात और उनका भारत से निर्यात तथा अन्य देशों के आयात व निर्यात के मुकाबले में
विशेष छूट देने का प्रस्ताव नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए ओटावा सम्मेलन में ब्रिटेन से निर्यातित माल पर उसके अधीनस्थ देशों से 10% और इन देशों से जो माल ब्रिटेन जाया करता था उस पर 7.5% की छूट देने का निर्णय किया गया। यानी कि ब्रिटेन से जो भी माल निर्यात होकर के उसके अन्य उपनिवेशों में जा रहा था या भारत में आ रहा था, उन सब माल पर 10% की छूट दी गई जो निर्यात भारत में होकर के आ रहा था। और इन देशों से, मतलब कि जितने भी उपनिवेश थे और भारत से जो ब्रिटेन जाने वाला माल था उस पर मात्र 7.5% की छूट देने का ही निर्णय लिया गया था। और इनमें क्या क्या वस्तुएं थीं, मतलब भारत में तो हम ज़्यादा दे रहे थे और जब भारत से इंग्लैंड जाता था तब उसमें हमें सिर्फ 7.5% की छूट दी। और किन किन वस्तुओं पर यह छूट प्राप्त हुई? ये थी चाय, जूट, सूती माल और तंबाकू। इसके फलस्वरूप भारत से सूती वस्त्रों का निर्यात घट गया, क्योंकि वहाँ पहुँचने पर 10% जो कमी की गई थी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शुल्क 75% पहले ही कर दिया गया था। भारतीय जनमत ने ओटावा सम्मेलन के निर्णय का विरोध किया। अतः 1931 में ब्रिटेन और भारत के बीच हुए एक समझौते में इंग्लैंड की कुछ उत्पादित वस्तुओं का शुल्क जो था उसमें कमी कर दी गई और दर घटा दी गई थी। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में हम सरकार की नीति का अवलोकन करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के में क्योंकि ब्रिटेन को हमारी भारतीय सरकार के प्रयत्नों की आवश्यकता थी, साथ ही धन की आवश्यकता थी, तो इस समय में उन्होंने कुछ वस्तुओं की खपत कम करने का प्रयत्न करना शुरू किया। उन्होंने कुछ वस्तुओं की खपत को जब कम करा तो कुछ वस्तुओं का उत्पाद शुल्क जो था जो एक्साइज ड्यूटी जो उन पर लगाई जा रही थी वह भी कम कर दी। अब ये एक्साइज ड्यूटी उन्होंने वस्त्रों पर कम करी, चीनी पे, माचिस पे, इस्पात की चादरों पर उन्होंने कम करी, ताकि भारतीय जनमत उनके पक्ष में हो सके। पर हम देखते हैं कि एक नया शुल्क इस समय प्रारंभ किया गया, वह था पेट्रोल पर। पहली बार इस समय शुल्क लगाया गया। अफीम पर भी इस समय एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। आरंभ में ओटावा सम्मेलन के निर्णय को भारत के लिए लाभकारी नहीं माना गया था, मगर युद्ध संबंधी आवश्यकताओं के कारण 1939 से 1945 तक भारत सरकार को इससे लाभ ही हुआ। कुछ नए आबकारी शुल्क लगाने से अभी तक जो शुल्क थे वो आयात और निर्यात थे। भारत में जो आबकारी शुल्क लगाए गए उनसे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1945 तक आते आते शुल्क की दरों में वृद्धि हुई थी। किन्हीं उत्पादों को संरक्षण भी दिया गया था, पर यह संरक्षण उन्हीं को दिया गया था जो अंग्रेज़ों के हित में थे या जिन उद्योगों से अंग्रेज़ों को लाभ होता हो। अंग्रेज़ों ने शुल्क में भारत से जो निर्यात किया जाता था सामान ब्रिटेन में, उस पर शुल्क ज़्यादा लिया, और ब्रिटेन से जो माल भारत में आता था जो भारत से निर्यात किया जाता था सामान ब्रिटेन को, उस पर शुल्क कम लगाया। यानी कि ब्रिटेन में
भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क उन्होंने कम करा ताकि यहाँ से कच्चा माल अधिक से अधिक मात्रा में बाकी सब उत्पाद भी ब्रिटिश व्यापारी और ट्रेडर्स जो थे वे खरीद सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि भारत में जो चीज़ें निर्यात होकर के, ब्रिटेन से निर्यात होकर के भारत जो आयात कर रहा था उस पर शुल्क उन्होंने ज़्यादा लगाया था। तो भारतीय व्यापारी उन सामान को खरीदने के लिए सक्षम नहीं थे। तो हम देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर 1947 तक भारत सरकार की आयात निर्यात पर शुल्क इंग्लैंड के उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही हमेशा घटाया गया और बढ़ाया गया। 20वीं सदी में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने कुछ जो व्यवस्थाएं ये की गई थी कुछ के प्रति अपना विरोध दर्ज भी किया था, किंतु गृह सरकार के द्वारा यह कहने पर कि वह अब शुल्क का निर्धारण इस दृष्टिकोण को महत्व न दे करके करेगी, मतलब कि उसे इस नीति पर काफ़ी हद तक अमल करना होगा। उसने क्या नीति करी थी जो अभी मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यह निश्चित कर लिया था कि वे भारत सरकार की आयात शुल्क नीति इंग्लैंड के व्यापार के प्रतिकूल सिद्ध नहीं होगी। मतलब वे कुछ भी अगर निर्णय लेते हैं तो वह भारतीय इंग्लैंड के उद्योगों के प्रतिकूल नहीं होगी, और इसी को ही उन्होंने कायम भी रखा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इंग्लैंड को निर्यात तथा इंग्लैंड से भारत आने वाले वस्त्रों पर लगाए गए शुल्कों में परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति के कारण भारत के अनेक उद्योग अपनी क्षमता के अनुरूप पनप नहीं सके, विकसित नहीं हो सके, क्योंकि उनको वह संरक्षण नहीं दिया गया जो ब्रिटिश उद्योगों को दिया जाता था। इसका विरोध हालांकि कई राजनीतिक दलों ने और कांग्रेस ने भी किया था, किंतु गृह सरकार ने इस रवैये में कहीं भी विशेष परिवर्तन नहीं किया और यह शुल्क नीति और आबकारी नीति इसी तरह से लगातार जारी रही थी। तो इस वीडियो में हमने आपको आबकारी और शुल्क नीति के बारे में बताया। आपका पहला टॉपिक 3rd यूनिट का ख़त्म हो चुका है। हम नेक्स्ट अब अगले टॉपिक पे जो फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे। थैंक यू।